Hello to all, welcome back to the platform. Anamika this side. Again, we are going to discuss the spectrum in NCERT for your modern Indian history. So, before I get started, again, I would say if you haven't subscribed on Academy Plus, then do it. Less than 60 days have left for your UPSC prelims. I hope you all are preparing well for your examination. So, Unacademy will help you in preparing for this upcoming UPSC prelims examination in a very strategic manner. One subscription, unlimited benefits you'll be getting, where one-stop solution for complete UPSC CSE preparation is available for you guys. You will be getting 100% syllabus coverage, prelims as well as the men's test series with the evaluation, dedicated doubt clearing session you will be having, and essay and answer writing practices, and educators will also help you in preparation for your interview. Okay. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, यू कैन सी दैट बाइलिंगुअल बैचेस हिंदी इंग्लिश सबके लिए अवेलेबल है. सो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो यू कैन ज्वाइन इट, एंड आफ्टर दैट यू कैन सब्सक्राइब to Unacademy Plus. Do not forget to use the referral code RANK10 where you will be getting extra benefit apart from 10% discount. You can also apply this code UPSC5T. T20 Daily Current Affairs Test Series is also available. So enroll in this so that you can analyze your test and you can minimize your mistake while approaching any question. खास करके prelims के लिए. These links are also available. Join us. Okay, so what are we are discussing? We are discussing the reform movements and the struggle. So various important topics we have already covered. We have covered the socio-religious reform movements जो हुए थे, उसका बेस क्या था, उसमें कौन कौन से important leaders involved थे, स्ट्रगल की बिगिनिंग कैसे हुई थी, इसके आफ्टरमैथ क्या था, और ये सारी चीजें. ठीक है, तो आज जो सेंटर होगा हमारे डिस्कशन का वो होगा मूवमेंट्स पे. जो भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, जिनके द्वारा हुए थे, लीडर्स के बारे में हमने पिछले लेसन में देख लिया है, और आज सिर्फ हम मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे. So the very first one is the Bharat Dharm Mahamandal. So it was created to defend the Orthodox Hinduism, जो कि फाउंड हुआ था किनके द्वारा? पंडित दीन दयालु शर्मा के द्वारा. हरिद्वार से बिलोंग करते थे. 1887 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी. यहाँ पे इससे रिलेटेड, इस भारत धर्म महामंडल से रिलेटेड एक नाम आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, दैट इज सनातन धर्म सभा. दैट वाज क्रिएटेड इन 1895 एंड दिस धर्म महापरिषद इन साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड एंड धर्म महामंडली इन बंगाल वाज आल्सो क्रिएटेड. सो you can see these organization were combined in 1902 ताकि वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले सके, और जिसे ही कहा गया था भारत धर्म महामंडल. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सेंटर था? इसका हेडक्वार्टर था वाराणसी में. दिस ऑर्गेनाइजेशन sought to introduce the proper management of the Hindu religious institution, ओपन हिंदू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा. सो इनका जो जोर होता था इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत सारी जो हिंदुइज्म को जो फाउंड करते थे, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को फाउंड करते थे, उसको डिफेंड करना था. तो इन्होंने बहुत सारे प्रॉपर मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे, जो कि ओपन हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम से जाने गए थे. आफ्टर दैट आप ये भी देखोगे कि इसका ऑब्जेक्टिव जो था इस पर्टिकुलर महामंडल का, वो ये था कि सारे लीडर्स को, जो भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स थे, उनको एक साथ लाना है, एक साथ काम करना है, और उसके बाद सनातन धर्म सभा को जो है वो प्रिजर्व करना है. ओके, सो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे, इससे बहुत ज्यादा एसोसिएटेड थे, क्लोजली एसोसिएटेड थे इस महामंडल के द्वारा, और उसके बाद सनातन धर्म मूवमेंट से भी वो काफी ज्यादा जुड़े हुए थे. सो अगर भारत धर्म महामंडल के बारे में आपको पूछा जाता है, सो आपको दो चीजें बिल्कुल दिमाग में आ जानी चाहिए, एंड द फर्स्ट वन इज सनातन धर्म सभा 1895, सॉरी, एंड द सेकेंड वन इज पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में. Moving on to the next one is राधा स्वामी मूवमेंट. ओके, सो राधा स्वामी मूवमेंट का जब नाम आएगा तो आपको यहाँ पे भी एक दो चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले तो वो जो थे तुलसीराम एक बैंकर थे, जो कि आगरा से बिलोंग करते थे, जिनको कि शिव दयाल साहेब के नाम से भी जाना जाता था. उन्होंने ही इस मूवमेंट की शुरुआत करी थी
1861 में। राधा स्वामी जो थे उनका ये बिलीव था कि एक सुप्रीम बीइंग नाम की कुछ चीज होती है, एक सुप्रीमेसी नाम की कुछ चीज होती है, जो कि सुप्रीमेसी ऑफ गुरु कहा था उन्होंने ये कहा था कि जो सत्संग होता है, सत्संग का मतलब क्या होता है ना, कि बहुत सारे जो एक कोई पंडित, जैसे कि आप देखते होंगे कि आज यहाँ सत्संग हो रहा है या वहां सत्संग हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, सिंपल सोशल लाइफ की चीजों को वो डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। मेनली जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनसे इन सत्संग को काफी ज्यादा अटेंड करते हुए आपको दिखेंगे। तो आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसकी फाउंडेशन 1861 में हुई थी, और जो इनकी फाउंडेशन रखी थी वो एक बैंकर थे प्रोफेशन से, जिनका नाम था तुलसी राम। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज शिव दयाल साहब, और स्वामी जी महाराज के नाम से भी उनको जाना जाता था। इनके बिलीफ जो थे वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इनका ये भी कहना था कि मतलब किसी भी स्पिरिचुअल अटेनमेंट के लिए आपको कोई भी रेनाउंस करने की जरूरत नहीं होती है। वर्ल्ड की जो चीजें हैं उसमें ज्यादा आपको घुसने की जरूरत होती नहीं है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि सारे रिलीजन जो हैं अपनी अपनी जगह सही हैं और अपनी अपनी जगह ट्रू हैं, ठीक है, ये इनका कहना था। उसके बाद इनका ये भी मानना था कि कोई भी टेम्पल हो, कोई भी श्राइन हो, या क्या कोई भी सैक्रेड प्लेस हो, उसकी जरूरत आपको जो है इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है किसी भी सॉल्वेशन को, मोक्ष की प्राप्ति के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए इनकी जरूरत आपको नहीं है। अगर आपको किसी चीज में यकीन रखना है तो फेथ में रखिए, विश्वास पे रखिए, चैरिटी में यकीन रखिए, थोड़ा सा दान दक्षिणा जो होता है, स्पिरिट ऑफ सर्विस जो होता है, लोगों की मदद करना, लोगों को दान देना या फिर प्रेयर करना, ये सारी जो एसेंशियल ड्यूटीज में इंसान के शामिल होनी चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन, SNDP मूवमेंट। सो ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? नारायण गुरु स्वामी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1856 से 1928 इनका टाइम पीरियड था। और उसके बाद ये बिलोंग कहाँ से करते थे? ये था आपका एजावा, केरला के लिए एक जगह जानी जाती है एजावा के नाम से। ये एक कम्युनिटी थी विद द ओरिजिन इन द रीजन ऑफ इंडिया, केरला वाला रीजन, जहां पे जो प्रेजेंटली केरला वाला रीजन है वहां से ये बिलोंग करते थे। जहां पे क्या हुआ था कि मतलब 2010 में उन्होंने बहुत सारे अपनी जो कम्युनिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट भी किया था, और 23% जो पॉपुलेशन थी वहां की, वो लार्जेस्ट हिंदू कम्युनिटी के नाम से यहाँ पे जानी जाती थी। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे ये जो एजावा थे केरला के, वो एक बैकवर्ड क्लास पीपल थे, जो कि मतलब इन सब जिनको कहा जाता था कि वो अनटचेबल्स हैं, जिनको एजुकेशन डिनाई किया जाता था, उनको अछूत मान के उनको टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी। तो ये जो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट था वो इन्हीं अनटचेबल्स के लिए था, उनके उत्थान के लिए था, राइट। ये जो नारायण गुरु स्वामी थे उनका एक यूनिवर्सल मैसेज था, एक धर्म, एक जात और एक भगवान, वन गॉड, वन रिलीजन एंड वन कास्ट। सो ये जो एजावास थे वेर द सिंगल लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप इन केरला, जो कि 26% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं। Okay, so you can expect means kind of question also यहाँ पे they can ask you कि discuss the role of Sri Narayan Guru in social religious reform in India, ठीक है। तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जब आपका मिडल ऑफ 18th सेंचुरी का बात आता है तो वहां पे आपको जितने भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए थे या फिर जो पर्सनालिटीज थे या जो इश्यूज थे वो आपको मेंस के क्वेश्चन में अक्सर देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे आप अपने स्ट्रक्चर को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हो कि हु वॉज ही दिस श्री नारायण गुरु, और उसके बाद आप उनके बारे में बता सकते हो ही वॉज अ सैंट, ही वॉज अ स्कॉलर, फिलोसोफर, पोएट एंड सोशल रिनायंस इन केरला के लिए वो रेस्पॉन्सिबल थे। और उसके बाद उन्होंने जो अनटचेबल्स थे उनके उत्थान के लिए काम किया था केरला में। एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो डिस्कस दैट द रोल ही प्लेड फॉर अ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया इज रिकॉग्निजेबल। और उसके बाद ये भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने जो है अपने अनटचेबिलिटी के लिए, कास्ट डिस्टिंक्शन के लिए उन्होंने हमेशा प्रोटेस्ट किया, उसको इनजस्टिस माना, और उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें इसके रिगार्डिंग जो है वो करी थी। लाइक नारायण गुरु हिमसेल्फ वॉज अ इजावा कास्ट, वो इसी कास्ट से बिलोंग करते थे। एंड ही टुक अ स्टोन फ्रॉम द नेरर रिवर एंड इंस्टॉल इट एज अ शिवलिंग एट
अरूबीपुरम ऑन शिवरात्रि इन 1888, जिसे कि अराबीपुरम मूवमेंट कहा जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मूवमेंट है जो कि केरला में टेम्पल एंट्री के लिए हुआ था, जहां पे उन्होंने नेरार रिवर से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसको एज अ शिवलिंग मान के स्थापित किया था, और उसके बाद उन्होंने वहां से ये कहा था कि अनटचेबल्स भी पूजा कर सकते हैं। He was also a follower of अद्वैत फिलोसफी। अब ये अद्वैत फिलोसफी क्या है ना, आप थोड़ी सी बुक उठाइए और उसके बाद एंसेंट इंडिया पढ़िए, वहां पे आपको ये सारे जितने भी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी थे, संख्या और मीमांसा, दर्शना, ये जितनी भी योग, ये सारी चीजें आपको वहां पे पढ़नी है, जिसमें अद्वैत फिलोसफी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो गो बैक टू एंसेंट हिस्ट्री। ओके, ही ट्रांसलेटेड तमिल वर्क्स लाइक थिरुकुर्रल इनटू मलयालम। इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही थी। उनका ये कहना था कि अगर शिव एक भगवान है तो वो सिर्फ एक कम्युनिटी से कैसे बिलोंग कर सकते हैं, क्यों सिर्फ ब्राह्मणों को हक हो सकता है कि वो शिव की पूजा करे, क्यों हम पूजा नहीं कर सकते उनकी। इनका ये भी कहना था कि क्या शिव से किसी ने पूछा है कि मेरी पूजा सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे, लाइक दैट। इनके जो वर्डिंग्स थे ना, वो काफी ज्यादा एम्फसाइज करते थे कि वो अनटचेबल्स को भी वो सारे हक देना चाहते थे जो ब्राह्मण क्लास को मिला हुआ था। उनका ये भी कहना था कि जो अपर कास्ट है, जिनको एक बहुत ज्यादा एक समाज में जो एक ऊंचा दर्जा मिला हुआ है, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि हमें अनटचेबल्स क्यों कहा जाता है। ओके, तो इन्होंने जो है कास्ट और रिलीजन को एक मुद्दा बनाकर, और उसके बाद इन्होंने जो अनटचेबल्स थे उनके उत्थान के लिए काफी ज्यादा काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने एक संस्कृत स्कूल भी शिवगिरी में ओपन किया था, ताकि वो पुअर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, और इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट की, कोई भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, आपको वहां पे पढ़ाई जो है, आपको एडमिशन जो है वहां पे मिलेगा। और उन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए, डाउन रोडन जो क्लासेस थे, या एजुकेशन या वेल्थ के लिए, अनटचेबल्स के लिए काफी ज्यादा हक में उनके काम किया था। उन्होंने बहुत ज्यादा जो है उनका ये भी कहना था कि उनको भी अपॉर्चुनिटीज तो कम से कम दो, उनको कम से कम मौका तो दो कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। अगर आप सिर्फ अनटचेबल मान के उनको सिर्फ यही कहोगे कि आपका काम यही है, तो फिर वो अपने आप को प्रूव कैसे कर पाएंगे, राइट। सो आज के डेट में वी नो कि बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स क्लियर होते हैं, सो इवन द कास्ट जो कि जिन्हें हम अनटचेबल्स कहते थे, अब तो हम नहीं कह सकते। इंडिपेंडेंट इंडिया में अनटचेबल्स यूज करना वर्ड इटसेल्फ इज अ क्राइम, राइट। Okay, so in 1889, the Arubipuram Kshetra Yogam was formed, which was decided to expand into a bigger organization to help the Ijavas to progress materially as well as spiritually. मतलब कि इनके उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। Thus, this Arubipuram Sri Narayan Guru Dharm Paripalan Yogam was registered in 1903 अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। उसके बाद इनके जो परमानेंट चेयरमैन बनाए गए थे वो नारायण गुरु बनाए गए थे, और कुमारन सेन को इनका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जस्टिस मूवमेंट। सो क्या था ये जस्टिस मूवमेंट? दिस मूवमेंट वाज इन मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि स्टार्ट हुआ था CN मुदालियर के द्वारा, TM नायर और P त्यागराज के द्वारा, ताकि वो जो है सिक्योर कर सके जॉब्स और रिप्रेजेंटेशन को नॉन ब्राह्मण्स के लिए लेजिस्लेचर में। मतलब ये पॉलिटिकली आप कह सकते हो जस्टिस दिलाने के लिए ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी इन्होंने फॉर्म किया था, जिनका ये डिमांड था कि एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो है लोअर कास्ट को मिलना चाहिए, किसमें? लेजिस्लेचर में। तो काफी ज्यादा एक पॉलिटिकल बेस आप इनका कह सकते हो कि इनका एक पॉलिटिकल बेस काफी ज्यादा था। अब है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट और द्रविडियन मूवमेंट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जिससे आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुके हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, एंड आ भी सकते हैं। ओके, सो किनके द्वारा ये स्टार्ट हुआ था? EV रामास्वामी नायकर के द्वारा, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। मिड 1920s टाइम पीरियड था इनका। द मूवमेंट एम टू nothing but the short of rejection of the Brahmanical religion and culture, thus breaking down the, मतलब जो ब्राह्मणों को जो एक प्रिविलेज प्राप्त था उसको तोड़ने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट जो है वो किया था। सो यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन आप इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि व्हाट वेर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, और इसको आप एनालाइज करो या फिर क्रिटिकली भी एनालाइज करने इसको कहा जा सकता है इस मूवमेंट के सक्सेस के लिए। Okay, it also propagated the ideas of equal right for the backward classes, women in the society, revitalization of the Dravidian language like Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam। मतलब जो भी द्रविडियन लैंग्वेज थे, साउथ इंडियन लैंग्वेज जो है, जहां जिसमें इमर्ज हुए थे साउथ इंडिया में,
उसको रिवाइव करने के लिए, विमेन की पोजीशन को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, या फिर जो बैकवर्ड क्लास थे उनके इक्वल राइट्स के लिए इन्होंने जो है वो जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे ये भी आप कह सकते हो कि सोशल स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का था, वहां पे जो एक ब्राह्मण क्लास को सुपेरियरिटी प्राप्त थी कि जो जन्म के आधार पर कहा जाता था कि आप ब्राह्मण हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, तो उसको इन्होंने नकारा था और उसी के लिए इन्होंने ये कहा था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सारे लोगों को, भले वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी ही क्यों ना हो कि अगर विमेन है तो घर में रहेगी, मेल है तो फिर उनको ऐसा, मतलब इनइक्वालिटी वाला जो सिस्टम था उसको इन्होंने पूरी तरीके से नकारा था। उसके बाद इनको अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से इरेडिकेट करना था, ये इनका मोटिव था, ये इनका एम था, और इसीलिए इन्होंने एस्टैब्लिश किया था यूनाइटेड सोसाइटी, जो कि ब्रदरहुड और सिस्टरहुड पे बेस्ड था। उसके बाद इन्होंने एस्टैब्लिश करा था जो भी होम्स होते हैं ऑर्फनेज के लिए, जो भी अनाथ होते हैं उनके लिए होम्स भी इन्होंने बनाए थे, विडोज के लिए इंस्टीट्यूशनल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी इन्होंने सेटअप किया था। अगर आप कहोगे तमिलनाडु की बात करोगे, साउथ इंडिया की बात करोगे, दिस सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसने एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था पॉलिटिकली भी, सोशली भी, रिलीजियस बिलीफ के साथ भी, ताकि जो साउथ इंडिया के लोग थे उनको थोड़ा सा ऊंचा उठने में मदद मिलेगा। और उसके बाद एक जो तमिल नेशनलिज्म जो होता है, एक मास जो था यहाँ पे तमिल का, उसमें एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस वाली स्थिति अब यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद ब्राह्मण्स की जो मोनोपली थी वो धीरे धीरे इस मूवमेंट के बाद थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, क्योंकि ये जो है मूवमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हुआ था। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज लाइक कि विडोज में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया इसने, और उसके बाद जो एक सोशल इनजस्टिस था उसके अगेंस्ट लोगों को खड़ा होने का मौका मिला था इसी के थ्रू। हाँ, आप इसे कह सकते हो कि बहुत हद तक ये सक्सेसफुल नहीं हुआ मूवमेंट, क्योंकि इसने विमेन की स्थिति को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ला पाए ये, या फिर जो लोअर कास्ट था, या फिर जो इनके सोशल जो आप इक्वल राइट की ये बात कर रहे थे, वो इसमें ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये काफी ज्यादा जो इकोनॉमिक कंडीशन थे पुअर लोगों की उसको एनहांस नहीं कर सके, उसको स्ट्रेंथन नहीं कर सके, जो डिप्रेस्ड क्लासेस की स्थिति थी उसको भी ये ज्यादा ठीक नहीं कर पाए। और उसके बाद ये जो मूवमेंट था, सबसे बड़ी बात इस मूवमेंट की ये थी कि ये सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित था। कोई भी मूवमेंट अगर एक रीजनल मूवमेंट होता है ना तो उसको ज्यादा दर्जा नहीं मिलता, लेकिन अगर वो एक नेशनल मूवमेंट बन जाता है तो फिर उसको एक बहुत बड़ा दर्जा मिलता है, राइट। सो इसीलिए आप कह सकते हो कि इसका एक जो बेस है वो काफी ज्यादा कमजोर था, एक लिमिटेड आप कह सकते हो रीजनल मूवमेंट था, ये नेशनल मूवमेंट नहीं था, इसलिए इनको ज्यादा सफलता इसके लिए नहीं मिली थी। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, आप इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जस्टिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हुम, तो जैसा कि मैंने आपको बताया CN मुदालियार और TM नायर दोनों इसमें शामिल थे। सो आपको कोड जो है वो करेक्ट चूज करना है यहाँ पे। वन मोर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। यूपीएससी 2019 पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सारे जो मूवमेंट्स है ना और इनसे रिलेटेड जो लीडर्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पिछले साल ही ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को किससे जो कौन थे लीडर इसके। बाकी तो अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये हर किसी को पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पे ये आंसर जो है आराम से गेस कर सकते थे। और मेंस के लिए डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ऑल्सो डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशल सेटअप ऑफ द सोसाइटी। ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, टेम्पल एंट्री मूवमेंट और द वाइकोम सत्याग्रह, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी केरला से ही रिलेटेड। सो वाइकोम सत्याग्रह की जब बात आती है तो आपको सबसे पहले तो ये भी याद रखना है कि अगर ये पूछ दिया कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या है तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही नाम है, या तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट कह लो या फिर वाइकोम सत्याग्रह कह लो आप, ठीक है। सो 1924 में वाइकोम सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, KP केशव के द्वारा, केरला में लॉन्च किया गया था, ताकि जो हिंदू टेम्पल्स हैं वो अनटचेबल्स के लिए भी ओपन किए जाएं, राइट। गांधी जी ने इसमें एक बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले किया था, उन्होंने एक टूर किया था केरला का ताकि वो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर सके। अनटचेबल्स के उत्थान के लिए गांधी जी हमेशा प्रयासरत रहते थे, सो डेफिनेटली इसमें भी उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी।
ये जो वाइकॉम है ये कोट्टयम जो डिस्ट्रिक्ट है केरला का वहां पे है, एक छोटा सा टाउन है, 25,000 भी नहीं होगी इसकी पॉपुलेशन। और उसके बाद पॉलिटिकली कह लो तो काफी ज्यादा ये जो एक असेंबली है कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रिजर्व है अभी दलित्स के लिए, ये मैं अभी की बात कर रही हूँ। बट सेंचुरीज अगो अगर आप बात करते हो तो इसमें अपर कास्ट रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा था। उसके बाद जो एक 1924-25 का टाइम पीरियड था, ये वाला जो टाइम पीरियड था वो एक नर्व सेंटर बना हुआ था मैसिव सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का, जिसने अपर कास्ट की जो हेगुमेनी थी ना उसको काफी ज्यादा चैलेंज किया था, और हिंदू टेम्पल्स के भी नॉन एंट्री जो थी अनटचेबल्स के लिए उसको भी चैलेंज किया था, और महात्मा गांधी इसके सेंट्रल पार्ट थे। वाइकोम सत्याग्रह एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें ये कहा जाता है कि ये किसके जो राख थी ना, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 और 22 में हुआ था, उसके राख से, जो कहते हैं ना राख में भी थोड़ी सी आग होती है, तो उसी आग से इसने अपने आप को जलाया था। सो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इसका थोड़ा बहुत लिंक तो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रख सकते हो। सिंस यहाँ पे महात्मा गांधी भी शामिल थे तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ये एक पहला नेशन वाइड पॉलिटिकल एजिटेशन था ब्रिटिश राज के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ, और उसके बाद इसमें जो लीडरशिप थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज थी और काफी ज्यादा लीडरशिप इनकी बहुत ही डीप थी। वाइकोम सत्याग्रह जो मूवमेंट है इसमें बस यही कहा गया था कि लोअर कास्ट पर्सन जो है उनको भी राइट दिया जाए, पब्लिक बात पे वो भी जा पाए, जो कुएं हैं उससे पानी वो भी भर पाए, टेम्पल में वो भी एंट्री कर पाए, इसीलिए इसे वाइकोम टेम्पल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद इन्होंने इसी के किसी तरह से मैनेज किया था कि वो टेम्पल्स के जो अराउंड जो रोड्स होते हैं उसके बाद वहां से वो हटके अपने रोड पे भी चल पाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि अगर अछूतों का जो उनका अगर छाप भी है, उनकी अगर शैडो भी किसी अपर कास्ट पे पड़ जाती थी तो वो ऐसा मानते थे कि वो अब अपवित्र हो गए, लाइक दैट ये सीन था उस टाइम का। तो एक फर्स्ट मास एजिटेशन आप कह सकते हो जिसने ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया था, ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट किया था कंट्री में। वाइकोम सत्याग्रह ने गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह को फॉलो किया था, ये जरूर आप याद रखिएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि वाज इट बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलॉसफी, देन यस, it was based on Gandhian or nationalist approach to fight against the caste oppression. As a result of this movement only 1936 में महाराज जो थे ट्रावनकोर के, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है टेम्पल्स को, वो सारे लोगों के लिए खोले जाएं। सारे लोगों से कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी कास्ट वहां पे शामिल नहीं होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट ये टेम्पल सारे लोगों के लिए खोले जाएंगे। और ये मद्रास ने भी इसको फिर बाद में जाके फॉलो किया था। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कि इनको केरला में ग्रो होने का मौका मिला था। तो पॉलिटिकल सेंस अगर आप यहाँ पे ये देखो तो इसका पॉलिटिकल भी एक चीज थी कि यहाँ पे आईएनसी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, केरला में कम से कम अपना एक बेस बनाना चाहती थी, अपने आप को फैलाना चाहती थी, और इस टेम्पल एंट्री मूवमेंट ने इसमें उनकी हेल्प भी करी थी। ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड। हाँ, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइकोम सत्याग्रह इन टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ये तो मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टेड मेनली इन केरला, aimed at allowing untouchables to Hindu temples and roads. Definitely yes. अराबीपुरम मूवमेंट भी हमने डिस्कस किया, साउथ इंडिया का एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, केरला में स्टार्ट किया गया था, राइट? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा फॉर्म हुआ था? एमजी रानाडे एंड रघुनाथ राव के द्वारा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है एनुअली मीट करती थी, एक साल में एक बार, और इसका फर्स्ट सेशन जो है वो मद्रास में हुआ था 1887 में। सबसे पहले आप ये देख रहे हो, एक अगर चीज आपको यहाँ पे पता चली, बैकग्राउंड अगर आपको ये पता चले, तो ये जो अनटचेबल्स थे ये 1920 और 25 और 30 का जो टाइम पीरियड था उसमें काफी ज्यादा इनको तवज्जो दिया गया था, काफी ज्यादा सेंटर्ड थे ये। इसी के लिए बहुत सारे जो मूवमेंट्स थे वो स्टार्ट होने शुरू हुए थे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनटचेबल कम्युनिटी से ही लोग इस मूवमेंट में आगे आए थे। महात्मा गांधी भी यहाँ पे शामिल थे जिन्होंने काफी ज्यादा इनके उत्थान के लिए काम भी किया था।
और इनको पहले था कि केरला या फिर बहुत सारे जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे वहां पे अनटचेबल्स को अलाउड नहीं था कि वो टेम्पल्स में जा सके या पब्लिक बाथ से वो नहा सके या कुएं से पानी भर सके, और ये सारी चीजें उस समय काफी ज्यादा जो है वो प्रिवेलेंट हो रही थी, जिसको रोकने के लिए इन्होंने ये काम किया था। गांधी जी ने एडवाइस किया था कि ये जो मूवमेंट है ये काफी ज्यादा लॉन्ग जाना चाहिए ताकि ये एक लॉन्ग इम्पैक्ट भी डाल सके, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज था वहां पे उस पे। Okay, so this Indian Social Conference was focused attention on the social issues of importance. इसीलिए it could be called as the social reform cell of Indian National Congress. In fact, आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा नहीं है सिर्फ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था इनका, ये सोशली भी इन्वॉल्व थे। ये एडवोकेट करते थे इंटरकास्ट मैरिजेस को, पॉलीगेमी को ये अपोज करते थे और कोलोनिज्म को भी इन्होंने ऑपोजिशन दिया था। आफ्टर दैट बहावी और वलीउल्लाह मूवमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले लेसन में जब मैंने ये रिफॉर्मर्स के बारे में बात करी थी, जो भी लीडर्स इन्वॉल्व थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, तो मैंने इनके बारे में जो सैयद अहमद खां हैं उनके बारे में डिस्कस किया था और वहीं पे मैंने ये वहाबी मूवमेंट भी डिस्कस किया है। अगर आपने फॉलो किया है तो डेफिनेटली यू विल बी नोइंग, अदरवाइज चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि दिस मूवमेंट वाज सेंटर्ड अराउंड पटना। पटना इसका सेंटर था और ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइव मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा आपको एंसेंट की तरफ थोड़ा सा लिंक करता है आपको प्रीवियस चीजों से, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी सुधार की बात करता है। मैंने आपको बताया था रिफॉर्म और रिवाइवल दोनों में एक डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है बट है जरूर। और ये स्टार्ट किया गया था, फाउंडेशन इसकी रखी थी सैयद अहमद खान ने, जो कि रायबरेली से बिलोंग करते थे, और उनकी जो टीचिंग, जो उनकी बिलीफ्स थे, जो उनके फेथ थे, वो कहाँ से इंस्पायर्ड थे? टीचिंग ऑफ अब्दुल वहाब। 1703 से 87 का टाइम पीरियड था, सऊदी अरेबिया के थे वो, और शाह वलीउल्लाह जो कि दिल्ली से थे। और दिस मूवमेंट वाज सेंटर्ड अराउंड पटना। इनिशियली अगर आप बात करते हो तो ये जो मूवमेंट है ना वो स्टार्ट हुआ था सिखों के खिलाफ, लेकिन सिखों के बाद जब सिखों को इन्होंने साइड कर दिया ना, तो उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब को एनेक्स कर लिया, उसको अपने अधीन बना लिया, तो ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में तब्दील हो गया था। एंड दिस मूवमेंट डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग 1857 का रिवॉल्ट। अगर आप बात करते हो तो मैंने आप जब बेसिस डिस्कस किए थे कि 1857 के रिवॉल्ट के होने के बेसिस क्या क्या थे, उसमें आपके इकोनॉमिक बेस भी थे, इकोनॉमिक रीजन भी थे, सोशल रीजन भी थे, सोशियो इकोनॉमिक रीजन भी थे, और रिलीजियस रीजन भी थे। तो जिसमें आपको जो एक मिलिट्री वाला रीजन था वो काफी इमीडिएट फैक्टर बना था 1857 के रिवॉल्ट के होने का। उसकी एनालिसिस यहाँ पे हो चुकी है, काइंडली वॉच दैट। तो ड्यूरिंग 1857 के रिवॉल्ट क्या है, ये जो वहाबी मूवमेंट है ना, इसने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एंटी ब्रिटिश फीलिंग को दर्शाने के लिए, लोगों में जगाने के लिए, खासकर जो इंडियन मासेस थे, इंडियन पॉपुलेशन थी, उसके लिए। सो दिस वॉज टर्म्ड इनटू एन आर्म्ड रेजिस्टेंस, जिसको कहा जाता था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी लाइन इसके लिए लिखी जाती है, जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो शुरू में तो सिखों के खिलाफ था, लेकिन बाद में एंटी ब्रिटिश में तब्दील हो गया था और कहा गया था दिस वाज द मूवमेंट, दिस वाज द जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उसके बाद ये मूवमेंट जो है काफी ज्यादा टाइम तक चला, लेकिन इसको 1870 के टाइम पीरियड आते आते इसको सप्रेस कर दिया गया था। ब्रिटिशर्स ने एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था सेडिशन का इन द इंडियन पीनल कोड। पहली बार सेडिशन का टर्म इन्होंने 1870 में इंट्रोड्यूस किया था इसी मूवमेंट के बाद। और उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि ये एक अटेम्प्ट था, जो कि एक डिससेटिस्फैक्शन जो गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए या उनके एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके खिलाफ ये एक पहला प्रदर्शन था। सो आप ये कह सकते हो कि दिस मूवमेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेडिशन लॉ इन इंडिया। वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगेन यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। With reference to Wahhabi movement, consider the following statement. It was a revivalist Islamic movement which aimed to return to pure Islam and society of Prophet's time. Definitely revivalist movement था, Islamic movement था. It became a nationalist movement and posed a potential danger to the colonial government in India. बाद में चल के ही सही, but yes, this statement also is correct. So both the statements are absolutely correct. Moving on forward, Titu Mir's movement
और उसके बाद फरेजी मूवमेंट, काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं आपके। सो मीर निथार अली, जिनको तीतू मीर के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, जो एक डिसाइपल थे सैयद अहमद खां के, जिन्होंने ये वहाबी मूवमेंट लेड किया था। तो इन्होंने ये जो वहाबिज्म वाली जो फीलिंग थी, जो उनका बिलीफ था, उसको आगे बढ़ाने के लिए, शारिया को एडवोकेट करने के लिए इन्होंने फिर इसको अडॉप्ट किया था। तीतू मीर ने वहाबिज्म को, उन्होंने मुस्लिम पेजेंट्स जो थे उनको ऑर्गेनाइज किया लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। और उसके बाद ये जो पेजेंट्स थे बंगाल के, मेनली वो हिंदू थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मुस्लिम पेजेंट्स जो थे बंगाल को, उनको भी इकट्ठा किया था ताकि वो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो है वो मुहिम कर सके। और उसके बाद जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स थे उनके खिलाफ भी इन्होंने काफी बड़ी मुहिम करी थी। लेकिन ये एक फॉलोअर किसके थे? ये जो वहाबिज्म है उसके फॉलोअर्स थे, और ये एक डिसाइपल थे सैयद अहमद के खां के। फरेजी मूवमेंट की अगर आप बात करते हो तो इसे फरादी मूवमेंट भी कहा जाता है, बिकॉज इनका जो एम्फेसिस था वो था इस्लामिक पिलर ऑफ फेथ पे, जो कि फाउंडेशन किसने रखी थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में। सो इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट एनी मूवमेंट, देन the organizer goes very important, the founder goes very important, and the year goes very important. So two things you have to remember: the first thing, that who have founded the particular movement and in which year that particular movement was formed. So under the leadership of Haji's son Dudu Mian, the movement became the revolutionary from 1840 onwards. तो इसके बाद इनके बेटे जो आए थे दादू मियाँ जिनका नाम था, उन्होंने इसकी लीडरशिप करनी शुरू की। लेकिन जब इनके लीडरशिप में ये चीज आई थी, ये मूवमेंट आया था, तो ये मोस्टली अग्रेरियन कैरेक्टर का था, किसानों पे ज्यादा जोर देता था, एंटी लैंडलॉर्ड था, एंटी प्लांटर कैरेक्टर था इनका। इन्होंने अपने फॉलोअर से ये कहा था कि आपको ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिश जो ऑफिसर्स है उनको रेंट पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी इंडिगो प्लांटर्स थे उनको भी कह दिया कि आपको उनकी आज्ञा मानने की कोई जरूरत है नहीं, आप उसको छोड़ दो। दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट। जब इन्होंने अपने फॉलोअर्स को ऐसा करना शुरू किया तो ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो काफी ज्यादा सख्ते में आ गई थी, और यहाँ से ये रिवॉल्ट की जो है वो शुरुआत होती है। द मूवमेंट स्लोली श्रंक आफ्टर द डेथ ऑफ दुदू मियाँ इन 1862। सो ये मूवमेंट काफी ज्यादा सप्रेस तब हो गया था जब दुदू मियाँ की डेथ हो गई थी 1862 में, तो ये ज्यादा चल नहीं पाया। सो ब्रिटिश व्यू जो था रिवॉल्ट का 1857 का, वो आपको पता है कि किस तरीके से वो यहाँ पे बात करते थे कि जो यहाँ पे कोई भी रिफॉर्मिस्ट जो उठ के आ रहे थे, किसी के हक के लिए बात कर रहे थे, चाहे वो प्लांटर्स हो, चाहे वो पेजेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे इसको एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग मानती थी और इसको जो है सप्रेस कर देती थी। सो इसी तरीके से फरेजी मूवमेंट को भी जो है वो सप्रेस कर दिया गया था। So, with reference to Wahhabi movement, consider the following statement that we have discussed. Tutu Mir movement we have discussed, Farazi movement we have discussed, and next we are going to discuss few more important movements, जिसमें अहमदिया movement आएगा, सर अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मूवमेंट आएगा, और उसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जैसे देवबंद मूवमेंट एंड ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी अप फॉर द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज अगेन दैट विल ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे जितने भी मूवमेंट्स हैं वो अभी खत्म नहीं हुए हैं, 2-4 अभी और बाकी हैं। सो कीप फॉलोइंग मी अप। Also subscribe to this channel, hit the bell icon to get the regular updates from our channel, and if you having any query, type it in comment box, that will be taken care of, and do not forget to subscribe on Academy Plus. It's Anamika signing off. Take care guys, have a nice time, bye.